नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेके है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब एक छोटे साइज की एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी कि एएसआर रडार को प्रचंड हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। कुल मिलाकर मिनी एएसआर रडार का डेवलपमेंट एचएएल की तरफ से किया जा रहा है, जिसका प्राइमरी फोकस एरियल मैपिंग और रियल टाइम डाटा को प्रोवाइड करने का होने वाला है। इस रडार की खासियत ये है कि ये क्रू को बैटलफील्ड का एक्यूरेट सिचुएशनल अवेयरनेस देगा और इसकी टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को हर कंडीशन में बेहतर बनाएगा। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर को लो विजिबिलिटी कॉम्बैट जोन्स में भी प्रिसाइज नेविगेशन और एंगेजमेंट करने की काबिलियत देने वाला है। इंडियन आर्मी के यूज केस की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर खासकर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन ड्रोन्स जो मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया और सिग्निफिकेंट थ्रेट बन चुके हैं, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रडार काफी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा लॉइटरिंग मुनिशंस को भी टारगेट करने के लिए रडार प्रचंड हेलीकॉप्टर को यूनिक एज देने वाला है। इस रडार की एक और खासियत ये भी है कि ये रडार सिर्फ कॉम्बैट के लिए ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर रिकॉनेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर मिनी एएसआर रडार के फ्यूचर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसका स्कोप सिर्फ प्रचंड हेलीकॉप्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एचएएल इस रडार को लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और ऑटोनोमस स्ट्राइक यूसीवी में भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी तक मिनी एएसआर रडार का इंटीग्रेशन सिर्फ कंसीडरेशन स्टेज में, यानी कि इसको अभी डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। इसकी फुल स्केल डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी कॉन्सेप्ट को अप्रूव करना होगा, तभी इसको आगे डेवलप करना स्टार्ट किया जा सकता है। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल के बाद इस रडार को कॉम्बैट लाइक कंडीशन भी टेस्ट किया जाएगा। अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो फिर इस रडार की फुल स्केल की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है और उसके बाद इसको हेलीकॉप्टर में या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम को लेके है। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल डीके त्रिपाठी ने यह बात कंफर्म किया कि अभी इंडियन नेवी अपने आर्सेनल में एक 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को इंडक्ट करने का प्लान बना रही है। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो इंडियन नेवी की ऑफेंसिव और डिफेंसिव पोस्चर को इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी बेहतर करने वाला है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके पहले फेज में इंडियन नेवी के सरफेस फ्लीट में इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा। वॉरशिप जो होते हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं और इनमें एडवांस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होता है, जिस वजह से ये हाइपरसोनिक मिसाइल को आसानी से इसमें डिप्लॉय किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत ये है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से भी कई गुना तेज होते हैं, जिस वजह से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है और इनकी इम्पैक्ट भी सुपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है और ख़तरनाक होता है। लेकिन अगर सबमरीन्स की बात करें तो वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल का डिप्लॉयमेंट थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। करंटली इंडियन नेवी के जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनमें कोई भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के साथ देखा जा रहा है, जिसका इंडक्शन 2036 के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि 2030 के बाद ही न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी जो नए सबमरीन्स और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होने वाली है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। LRSHM यानी कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो ये एक नॉन न्यूक्लियर वेपन होगा जो हाई इंपैक्ट कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसका प्राइमरी फोकस एंटीशिप ऑपरेशन पे ही होगा, लेकिन इसको जरूरत पड़ने पर लैंड अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आगे चल के इंडियन नेवी की एंटीशिप और अंडर वाटर पावर को कई गुना तक बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में इंडियन नेवी की प्रेजेंस को एक्सपैंड करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट यूएवीज को लेके और अभी हम तापस यूएवी के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिन पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि अभी अदानी डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी को जिन दृष्टि 10 यूएवीज को सप्लाई किया गया था वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे।
बल्कि यूएवी पेपर में दिए गए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लगभग 40 से 50% कम परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद नेवी की तरफ से तापस यूएवी को खरीदने के लिए जो कमिटमेंट किया गया था उसको लेके भी कई क्वेश्चन सामने आने लगे थे। इनिशियली जब आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से तापस यूएवी को रिजेक्ट कर दिया गया था, तब नेवी की तरफ से सबसे पहले 10 तापस यूएवी को खरीदने का वादा किया गया था, जिनको अंडमान और बाकी आइलैंड से इंडियन नेवी की तरफ से डिप्लॉय करने का प्लान किया गया, जिनको इंडियन ओशन रीजन में बेहतर सर्वेलेंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी का यह कहना है कि दृष्टि 10 यूएवी को बस इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर लिया गया था, लेकिन आगे चल के नेवी का जो ब्रॉडर प्लान है उसमें तापस यूएवी को बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी नेवी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सबसे पहले तापस यूएवी को 30,000 फीट की ऊंचाई के मार्क को पार करना पड़ेगा और मिनिमम 24 घंटे के एंड्योरेंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको हासिल करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से तापस यूएवी के डिज़ाइन में काफ़ी मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है, और अगर इन मॉडिफिकेशन के साथ तापस यूएवी नेवी की बेंचमार्क को पार कर पाता है तो नेवी इसे ज़्यादा मात्रा में इंडक्ट करने वाला है, और इसके लिए पहले से ग्रीन लाइट मिल चुके। तो तापस यूएवी की ऑर्डर का दृष्टि 10 यूएवी के खराब परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की इंडिजिनस इक्विपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके है। कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराचूट फैक्ट्री ने अब ऑफिशियली पायलट पैराचूट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जो स्पेशली भारत के इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि ऑर्डिनेंस पैराचूट फैक्ट्री के ये पैराचूट सिर्फ 8 लाख रुपए में मिलते हैं, जो इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले यानी कि सेम स्टैंडर्ड की इंपोर्टेड पैराशूट की कॉस्ट से लगभग आधा होता है। लेकिन ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं आता है। ये पैराशूट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। इन पैराशूट्स की खास बात ये कि ये तेजस फाइटर जेट की हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। इनका डिजाइन और मेटल कॉम्पोजिशन इस तरह से कंबाइन किया गया कि ये रैपिड डिप्लॉयमेंट और स्टेबलाइजेशन दोनों ही प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि इमरजेंसी इजेक्शन जैसे सिचुएशन में पायलट को सेफ रखने में मदद करने वाले। इसी के साथ ही अब तेजस में इस्तेमाल होने वाले इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा थोड़ा और भी इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, जहां पर हम इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के क्रिटिकल लूप होल के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे जितने भी एरोस्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, चाहे वो तेजस हो या एम का हो, ये सभी अपनी डेडलाइन को मिस करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम हमारे डेडलाइन को एक बार या 2 बार मिस करें या फिर हम 1 से 2 साल पीछे चल लें। अभी की बात करें तो अभी हम एम का प्रोग्राम या फिर तेजस MK2 प्रोग्राम में लगभग अपनी टाइमलाइन से 5 साल पीछे चल रहे हैं। इसी पर बात करते हुए रिसेंटली इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया था। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कल सरो 2024 इवेंट के दौरान ये बात बताया था कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एरोडायनामिक टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी है, जिसको आज तक सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जो कि असल मायने में इंडिया के एरोस्पेस कैपेबिलिटी को मजबूती दे सकता है। सोमनाथ जी ने यह भी बताया था कि काफी सारे एसेंशियल टेस्ट होते हैं, जैसे कि जेट सिमुलेशन को भारत के अंदर सफिशिएंट कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हमें अपने क्रिटिकल एरोडायनामिक टेस्ट को करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और ऐसा करने के लिए ज्यादा समय लगने के साथ साथ पैसा दोनों खर्चा होता है, जो कि हमारी इंडिजिनस फाइटर जेट की डेवलपमेंट के डिले होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एविएशन के क्रिटिकल प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेकबेस्ड फाइटर या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एम का जो एडीए के अंडर अभी डेवलप किए जा रहे हैं, उन्हें अपने विंड टनल मॉडल को टेस्ट करने के लिए फ्रांस या फिर रशिया जैसे कंट्रीज की फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन वहां पर भी डिमांड काफी ज्यादा रहता है, जो अवेलेबिलिटी और शेड्यूलिंग इशू को क्रिएट करता है। और इसी तरीके से HAL का हिंदुस्तान लीड इन फाइटर जेट यानी कि HLFT-42 प्रोजेक्ट भी सेम प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। सोमनाथ जी ने कहा है कि अब हमें भारत के अंदर ही ओनेरा जैसे लार्ज स्केल की विंड टनल फैसिलिटी को डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है। ये फैसिलिटी सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि आगे चल के ब्रॉडर एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए भी एक गेम चेंजर बनने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी एरोस्पेस सेक्टर की किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमको मदद करने वाला है। साथ ही दूसरे देशों के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने में मदद करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।